Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for You. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। और सी प्रोग्रामिंग की इस वीडियो सीरीज़ में हमने अभी तक पढ़ा कि फंक्शंस हमारे कितने तरीके के होते हैं। तो वहाँ हमने जाना फंक्शन हमारे दो तरीके के होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली हमें लाइब्रेरी फंक्शंस मिले हैं, और या हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो वो जो हम खुद से बनाते हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन जो थे उसके लिए हम हेडर फाइल अटैच करते हैं और उसके साथ हम फंक्शन को अपना यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें SQRT या POW फंक्शन यूज़ करना है तो उसके लिए हम हेडर फाइल लगा देते हैं mat.h। और अगर हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाना होता है तो हमने पिछली वीडियो में सीखा थी कि हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। फंक्शन का प्रोटोटाइप, तो प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं उसका क्या सिंटैक्स है वो हमने देखा। और फंक्शन कॉलिंग, मतलब फंक्शन की वर्किंग क्या है। और फंक्शन को डेफिनेशन, मतलब वो काम क्या करेगा, उस पूरे का डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया सम का। तो सम दोस्तों हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, सम के लिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी कि हम डायरेक्टली कर सकते थे। यहाँ पे इस चीज़ को हटा देते और हम अपना सीधा सीधा सम निकाल सकते थे। यहाँ पे लिख देते a+b। अगर दोस्तों मैं ये चीज़ हटा दूँ, सम प्रोटोटाइप, इस लाइन की भी फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऐसे प्रोग्राम से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं कि इंट a b c तीन वेरिएबल बनाए, ए और बी रीड किया। सपोज मैंने वैल्यू दी 10 और 20, तो a+b 10 और 20 जुड़ेगा, किस में चला जाएगा, सी में, और सी को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। दोस्तों मगर हमने अगर ऐसे काम किया और हम इस काम को इतना आसानी से कर सकते थे तो हमें इतना बड़ा प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत क्यों है। तो लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने समझा कि फंक्शन बना के हमें कोड को रीयूज़ कर सकते हैं हम कितनी बार भी। जैसे कि दोस्तों SQRT बना हुआ है या POW बना हुआ है, तो अब हमें बार बार उसके वर्किंग लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हम फंक्शन बनाते हैं, उसको वैल्यू देते हैं और हमें अपना रिजल्ट मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना खुद का कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो वही समझ रहे हैं हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन में। तो उस फंक्शन को बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने सीखा था। तो अभी हम एक बेसिक प्रोग्राम से उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि काम हम फंक्शन से किस तरीके से करा सकते हैं या अपना खुद का फंक्शन कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे सम कराना है और 2 नंबर का कराना था। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया प्रोटोटाइप, इसको आप अच्छे से देखिए। लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था कि आपको फंक्शन का नाम देना होता है, कितने आर्ग्यूमेंट्स वो ले रहा है वो चीज़ हम देते हैं, और वो क्या रिटर्न करेगा वो चीज़ हमने यहाँ पे बता दी है। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हम रीड कर रहे हैं, ए और बी को रीड करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों है फंक्शन कॉलिंग। तो ये चीज़ आप एक अच्छे से कर लीजिए कि जब फंक्शन कॉल होता है तब वो क्या करता है। तो दोस्तों राइट हैंड साइड असाइन होती है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड इज फंक्शन कॉलिंग है। तो फंक्शन कॉलिंग में क्या होता है, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है दोस्तों, तो हम जाते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में, और डेफिनेशन में जाके हम अपना काम परफॉर्म करते हैं। और अगर यहाँ से कोई और फंक्शन कॉल होगा तो हम जाएंगे उसकी डेफिनेशन में, वहाँ पे उसका काम परफॉर्म करेंगे। और फंक्शन कॉलिंग के लिए जो दोस्तों डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होता है, कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं। तो हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं फंक्शन कॉलिंग के लिए भी। तो अभी समझते हैं ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करेगा। तो दोस्तों जब हम कॉल कर रहे हैं सम को, तो सम जाएगा अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में जाएगा ए और बी की जो भी वैल्यू दी, फॉर एग्जांपल मैंने ए को दिया था 10 और बी को दिया था 20 रीड करते हुए, तो एक्स के अंदर दोस्तों क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और वाई के अंदर क्या वैल्यू पास हो जाएगी दोस्तों, 20 हो जाएगी। फंक्शन कॉलिंग से जो आपने कॉल किया है, ये वैल्यूज़ पास हो रही हैं दोनों एक्स और वाई को। और दोस्तों अब आप यहाँ पे फंक्शन के डेफिनेशन में गए हैं, यहाँ पे क्या है, इंट z है। तो z के अंदर क्या कैलकुलेट होगा, x और x और y की वैल्यू कैलकुलेट होकर किसके अंदर चली जाएगी दोस्तों, z के अंदर चली जाएगी। और फिर आप नीचे जाएंगे तो रिटर्न कर रहे हैं आप z को। अब z रिटर्न करने का मतलब क्या है, जो भी वैल्यू कैलकुलेट हुई 10 + 20 वो कैलकुलेट होकर गई थी z में, तो 30 हो गया था। अब आप रिटर्न कर रहे हैं z मतलब 30। तो रिटर्न होके दोस्तों कहाँ पे जाते हैं हम, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो वापस हम उसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो इस पूरे की जगह दोस्तों हमें रिप्लेस होकर क्या मिल गया, 30। अब 30 दोस्तों किसके अंदर आ जाए, असाइन हो जाएगा सी के अंदर। अब आप सी को प्रिंट करेंगे तो आपका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा 30। तो दोस्तों जो काम हम नॉर्मली कर रहे थे उसी काम को हमने किसकी मदद से किया है, फंक्शन की हेल्प से किया है। एक और चीज़ दोस्तों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो वाइवा के टाइम पे अक्सर टीचर पूछ लेते हैं कि अगर हम फंक्शन के प्रोटोटाइप यहाँ पे कुछ भी ना लिखें तो दोस्तों क्या उस केस में कंसीडर होगा। तो बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका एग्जांपल हम बताते हैं कि उस केस में वॉइड हो रहा है, बहुत कंफ्यूज होकर हम वॉइड भी बता देते हैं कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा मतलब कि वॉइड कर रहा है, जो कि हम मेन में लिखते हैं और शुरू से ये याद करते चलते हैं। तो मेन भी बता देते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखिए, अगर फंक्शन की बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न टाइप जो होती है इंट होती है, दैट मीन्स इस प्रोग्राम में अगर मैं कुछ नहीं भी लिखता तो भी क्या आता दोस्तों, वो हमारा इंट ही आता। एक नेक्स्ट वीडियो दोस्तों बनाऊंगा, उसके अंदर आराम से ये समझाऊंगा
कि क्यों void हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और void अगर यूज़ नहीं करेंगे तो क्या एरर आएगी या नहीं आएगी, किस तरीके से वर्क होगा। बट फिलहाल के लिए अभी हमने ये समझा कि सम फंक्शन या अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना के भी हम सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों कई तरीके से कर सकते थे। अगर हम यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना चाहते तो हम सी में लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से सम कॉल कर देंगे। रिटर्न करने की जगह यहाँ पे वॉइड लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे रिटर्न ना करा के आप यहीं पे प्रिंट कर दीजिए अपना जेड की वैल्यू। तो जब आप जेड प्रिंट कर देंगे तो 10 + 20 उसका सम जो हुआ है 30 यहीं पे प्रिंट हो जाएगा, आपको उससे रिटर्न करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़, अब जैसे यहाँ पे हमने जो लिखा था इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं हम, फंक्शन प्रोटोटाइप बोलते हैं। और जहाँ पे हमने कॉल किया है इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फंक्शन कॉलिंग। और फंक्शन कॉल होके कहाँ जाता है, अपनी डेफिनेशन पे। डेफिनेशन दोस्तों हमेशा बाहर होनी चाहिए दूसरे फंक्शन के। आप चाहे तो इसे यहाँ पे रख सकते हैं, चाहे तो आप किसी और ऊपर भी रख सकते हैं, कहीं पे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बट हमेशा वो कहाँ होनी चाहिए, फंक्शन के बाहर होनी चाहिए। और डेफिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसकी वर्किंग। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है कि कैसे सम का काम हो रहा है, वही हमने यहाँ पे आराम से एक्सप्लेन कर दिया है। दो और इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों जो हम यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो जो भी हम फंक्शन कॉलिंग में यूज़ करते हैं दोस्तों आर्गुमेंट्स, उन आर्गुमेंट्स को बोलते हैं हम एक्चुअल आर्गुमेंट्स। अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो लिखने के लिए भी बहुत ज़्यादा आता है। तो उस टाइम में हमें टर्मिनोलॉजी जो यूज़ करनी पड़ती है, या आपको फंक्शन कॉलिंग में एक्चुअली आपको क्या बोलना चाहिए, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो फंक्शन कॉलिंग में हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे ए और बी वेरिएबल यूज़ किए हमने, तो उनको बोलते हैं दोस्तों एक्चुअल आर्गुमेंट। पेपर में क्वेश्चन ये भी बन जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो दोस्तों एक्चुअल आर्गुमेंट्स वो होते हैं जो हम फंक्शन कॉलिंग के दौरान यूज़ करते हैं, जैसे हमने ए और बी किया है। और इन ए और बी की वैल्यू ही दोस्तों किनको पास हुई है, एक्स और वाई को। तो इन्हें बोलते हैं दोस्तों फॉर्मल आर्गुमेंट, जो यूज़ कर रहे हैं फंक्शन डेफिनेशन में, मतलब रिसीव करने के लिए एक्चुअल आर्गुमेंट्स को। एक तरीके से जो फंक्शन कॉलिंग में आर्गुमेंट पास हुए हैं उन्हें रिसीव करते हैं, जिसमें उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जैसे ये तो फंक्शन हुआ कि हम जब छोटा काम कर सकते थे तो इसको बड़ा करने की ज़रूरत क्या थी, इतना बड़ा। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया जिसके थ्रू आप ये समझ सकते हैं। हम सभी को पता है कि एनसीआर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन का करते हैं एनसीआर। तो एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन चाहिए होता है हमें, और अपॉन फैक्टोरियल आर चाहिए होता है, और फैक्टोरियल एन माइनस आर चाहिए होता है। तो दोस्तों अगर मैं सपोज यहाँ पे 7c3 कॉल कर रहा हूँ, या 7c3 चाहिए मेरे को, तो मुझे चाहिए 7 का फैक्टोरियल, और मुझे चाहिए 3 का फैक्टोरियल, और मुझे चाहिए 4 का फैक्टोरियल। तो 3 बार फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखने से अच्छा है कि मैं अपना एक खुद का फंक्शन बना लूँ। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्या किया है, एक फंक्शन ही बनाया है अपना फैक्टोरियल निकालने का, जो हमारा फैक्टोरियल कैलकुलेट कर देगा। और यहाँ पे हमने क्या किया है, इसके लिए एक प्रोटोटाइप दे दिया कि फैक्ट एक फंक्शन का नाम रखा, उसके अंदर कितने आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, एक, और रिटर्न क्या कर रहा है, इंट। तो दोस्तों यहाँ पे इसे बना के फ़ायदा क्या हुआ, मैं यहाँ पे एन और आर दोनों चीज़ रीड कर सकता हूँ, मैंने आर रीड नहीं किया, तो आप एन और आर दोनों चीज़ रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद अब जब आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्या है दोस्तों, रिजल्ट इक्वल्स टू क्या सेव हो रहा है, फैक्ट एन कॉल हो रहा है। तो एन की वैल्यू सपोज आपने दी है 7, तो ये कॉल होगा और x के अंदर क्या पास हो जाएगा, 7। ये 7 का फैक्टोरियल निकालेगा और वापस ला के दे देगा इस जगह पे। तो यहाँ पे आपको 7 का फैक्टोरियल मिल जाएगा। अपॉन यहाँ पे क्या है, फैक्ट r इंटू फैक्ट n माइनस आर। तो दोस्तों यहाँ पे फैक्ट r आप कॉल कर रहे हैं, फैक्ट r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो फैक्ट 3 कॉल हो जाएगा, और यहाँ पे फैक्ट 3 कॉल होगा, उसका जो रिजल्ट होगा वो आके यहाँ पे सेव हो जाएगा दोस्तों। फिर फैक्ट n माइनस आर मतलब 4 माइनस 3, 7 माइनस 4, तो वो कॉल होके 7 माइनस 3 सॉरी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 4। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो ओवरऑल कैलकुलेशन होगी, उस कैलकुलेशन के बाद आपका रिजल्ट में वैल्यू चली जाएगी और आप प्रिंट कर सकते हैं रिजल्ट को। तो दोस्तों यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ है, हमने एक ही बार सिर्फ फंक्शन बनाने का या फैक्टोरियल का लॉजिक लिखने की ज़रूरत पड़ी, और हमें इस प्रोग्राम में 3 बार हमें यूज़ करना पड़ा। तो तीनों बार सिर्फ हमने वैल्यूज़ पास की हैं और हमारी कैलकुलेशन होके आ गई है। तो दोस्तों फंक्शन बना के हमारे पास ये फ़ायदा होता है। अब इसी लॉजिक को हम एक बार प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया है, ये देखिए लिया है मैंने फंक्शन का प्रोटोटाइप। तो जैसे अगर आप stdio नहीं लगाते हैं, आप इसको चला के देखेंगे तो आपको क्या मिल रही है, एरर मिल रही है, क्या फंक्शन scanf शुड हैव ए प्रोटोटाइप एंड printf शुड हैव ए प्रोटोटाइप। ये कौन से थे, इनबिल्ट फंक्शन थे, और इनकी हेडर प्रोटोटाइप कहाँ होता है दोस्तों, इनकी हेडर फाइल्स में। तो हमने उसको कॉमेंट बनाया था तो हमें एरर मिल गई थी। इसी तरीके से दोस्तों पिछली बार सम की एरर नहीं दिखाई दी थी, बट अगर मैं यहाँ से इसका प्रोटोटाइप हटा देता हूँ दोस्तों, आप इसको रन करते हैं तो कंपाइलर एक एरर दे रहा है कि फंक्शन सम शुड हैव ए प्रोटोटाइप। तो इस फंक्शन का क्या होना चाहिए, प्रोटोटाइप होना चाहिए, इसलिए हमें ये एरर मिली है।
अब हम इसको हटाने के बाद एक बार फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया है, अब हम इसको रन कर रहे हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैंने लिया है, अब इसको रन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों दोबारा। तो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं दो वैल्यूज़ ए और बी की, हमने दिया 12 एंड 32। आप देख सकते हैं ए बी सी इनकी वैल्यूज़ कितनी चली गई हैं दोस्तों, 12 एंड 32 चली गई हैं। आप यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और नोटिस करिए, एक्स वाई और जेड, ये चीज़ क्या आ रही है आपकी, अनडिफाइंड सिंबल एक्स वाई जेड आ रही है। अगर आपने स्टोरेज क्लासेस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार जाकर वॉच करिए। उसके अंदर लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, स्कोप क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से लाइफ टाइम और स्कोप वगैरह डिस्कस किया है। तो यहाँ मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ए बी सी आपके लोकल वेरिएबल हैं केवल मेन के ब्लॉक के, तो ये यहाँ पे विजिबल हैं अभी, क्योंकि कंट्रोल हमारा है मेन में। आप देख सकते हैं एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई जेड अभी क्या लिखा आ रहा है दोस्तों, अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि आप केवल मेन के ब्लॉक के अंदर हैं, तो मेन से आउटसाइड जो भी चीज़ है वो विजिबल नहीं है कंपाइलर को। इसीलिए दोस्तों हमें ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स की वैल्यू पास करनी होती है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स को। जब हम अभी फंक्शंस में कॉल बाय रेफरेंस पढ़ेंगे या उसकी नीड क्यों होती है, वहाँ और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों, जब सम फंक्शन कॉल होगा ए और बी से, ए और बी रीड कर रखे अपने 12 एंड 32, जैसे ही ये कॉल होगा आप जाएंगे डेफिनेशन पे, आप देख सकते हैं डेफिनेशन पे आप चले गए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ए बी सी अब क्या हो गए दोस्तों, अनडिफाइंड सिंबल, क्योंकि आप मेन के ब्लॉक से आ गए हैं बाहर, और यहाँ पे क्या है आपका, इस फंक्शन के अंदर आप पहुँच चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप नोट भी करेंगे कि आप एक्स और वाई की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो चेंज हो चुकी है, और 12 और 32 उसकी वैल्यू पहुँच चुकी है। तो अब हम नीचे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, जेड भी अभी तक क्या आ रहा था, अनडिफाइंड सिंबल आ रहा था, बट जैसे ही हम इस ब्लॉक के अंदर एंटर किए हैं तो जेड की वैल्यू भी क्या आ गई दोस्तों, गार्बेज वैल्यू आ गई है। अब जब ये लाइन चलेगी जहाँ पर वही हम हैं, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 12 और 32 है, वो जुड़ के किस में चला जाएगा दोस्तों, जेड में चला जाएगा। अब आप रिटर्न जेड कर रहे हैं, जेड की वैल्यू क्या हो चुकी है दोस्तों, 44 हो चुकी है। तो जब आप इसको रिटर्न करेंगे, मैंने बताया था कि जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो कहाँ जाते हैं, अपनी डेफिनेशन पे जाता है, और जैसे ही वो डेफिनेशन खत्म होती है तो हम वापस कहाँ जाते हैं, जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। तो वापस आप रिटर्न जेड हो रहा है, तो जो वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं ये उसी जगह पे जाएगी जहाँ से आपने फंक्शन कॉल किया था, और फंक्शन कॉल किया आपने सम ए बी इस जगह पे, तो ये वैल्यू आपकी 44 वहीं पे रिटर्न होकर चली जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सी की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 44, क्योंकि जो वैल्यू आपने असाइन की थी वो वैल्यू असाइन हो चुकी है दोस्तों सी के अंदर। अब आप सी की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं तो सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आपको आंसर मिल जाएगा अपना 44। तो दोस्तों हमने सम का प्रोग्राम सबसे हमने शुरुआत की थी अपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ने की, वहाँ पे हमने सबका प्रोग्राम किया था, तो इसी से बना के दिखाया था हमने एक सिंपल प्रोग्राम। फिर हमने कहा था कि बहुत डिफरेंट तरीके से हम एक सिंगल काम को कर सकते हैं, तो आज हमने सम का प्रोग्राम बनाया फंक्शन के थ्रू ही। अभी हम इसको कॉल बाय रेफरेंस से भी करके देखेंगे, और ये कॉल बाय वैल्यू रेफरेंस क्या होता है इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बट अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने आपको बताया था बाई डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है, मान लीजिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो इस केस में कंपाइलर क्या समझेगा दोस्तों। देखिए अभी भी प्रोग्राम रन हो गया है, कोई भी एरर नहीं दी है, क्योंकि अगर हमारी रिटर्न टाइप क्या है दोस्तों, इस केस में इंटीजर हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप नहीं लिखी है, तो बाई डिफॉल्ट फंक्शन क्या समझेगा कि बाई डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या होती है फंक्शन की, इंटीजर। तो आपने नहीं भी दी है तो प्रोग्राम क्या समझ रहा है कि वो एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है। दोस्तों आप इंट की जगह अगर सपोज मैं फ्लोट लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोट, अगर मैं प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करूंगा तो हमारे पास एरर आएगी दोस्तों। वो एरर क्या होगी, फंक्शन प्रोटोटाइप मिसमैच एरर। आप इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं कि एरर है टाइप मिसमैच इन रीडिक्लेरेशन, क्योंकि आपने दोबारा डिक्लेयर किया, ऊपर आपने सम बताया था और सम में आपने क्या कहा था, आप इंटीजर रिटर्न करेंगे, बट आप यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक फ्लोट कर रहे हैं, तो ये टाइप मिसमैच हो गया दोस्तों। अगर आप यहाँ पे इंट ही रहने देते हैं और सपोज वेरिएबल के टाइप में आप चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं इंट की जगह किसी को क्या कर देता हूँ, फ्लोट कर देता हूँ, तब भी क्या होगी दोस्तों, एरर आ जाएगी। क्योंकि एरर क्या है, यहाँ पे भी टाइप मिसमैच हो रहा है कि फंक्शन की अनडिफाइंड सिंबल सम इंटेंट इन मॉड्यूल फंक्शन सीपीपी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या किया है इसने, इसके अंदर हमारे पास आप यहाँ से इंटीजर पास कर रहे हैं, जबकि रिसीव यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो इसी वजह से ये टाइप मिसमैच हो रहा है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फंक्शन क्या होता है, जब वो कॉल होता है तो कहाँ जाता है, वो अपनी डेफिनेशन पे जाता है, और अगर डेफिनेशन पे आप पहुँच रहे हैं तो जब डेफिनेशन खत्म होगी, तो जब खत्म होने के बाद वो वापस कहाँ पे कॉल होता है, वहाँ पे जाता है जहाँ से वो कॉल हुआ था। और दूसरी चीज़ इस पूरे प्रोसेस में यूज़ करता है वो स्टैक का, तो फंक्शन कॉलिंग के अंदर क्या यूज़ होता है, स्टैक होता है। और हम आगे C++ में पढ़ेंगे भी इनलाइन फंक्शंस क्या होता है, और इनलाइन फंक्शन में किस तरीके से वर्किंग करता है, वो चीज़ वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि वो स्टैक को यूज़ नहीं करता है और उसी से टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और देखते हैं, मान लीजिए काम हमें यही कराना था, यूज़र को सेम ही चीज़ दिखनी है, मैं सम यहाँ पे प्रिंट ना करा के दोस्तों क्या चाह रहा हूँ कि हम काम कराने की कोशिश करते हैं कि क्या हम वॉइड से भी सेम काम कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप ले लिया इसकी दोस्तों वॉइड, और मैं इस काम को करने की कोशिश करूँगा। वॉइड मतलब मैं कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्तों मुझे प्रिंट तो करना है,
तो मैंने यहाँ पे सम कैलकुलेट किया दोस्तों, मैं रिटर्न ना करके यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब इस प्रोग्राम में क्या होगा दोस्तों, ए और बी आप रीड करेंगे और फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू पास हो जाएगी एक्स और वाई को, जेड के अंदर उसका सम कैलकुलेट हो जाएगा और जेड को आप प्रिंट कर देंगे और आप कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे और हमारा रन होने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं दोस्तों, दोबारा 12 और 32 हमने वैल्यू दी है। जब ये सम फंक्शन कॉल होगा दोस्तों, आप जाएंगे अब इसकी डेफिनेशन पे, अब देख सकते हैं आप 12 और 32 किसको पास हो गया है, वो एक्स और वाई को पास हो चुका है। तो अब दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जेड के अंदर आपका सम कैलकुलेट होगा और आप जेड को प्रिंट कर दे रहे हैं। वापस कहाँ जाएंगे, जहाँ से कॉल हुआ था, आपने यहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न नहीं किया तो किसी भी चीज़ में हमने रिसीव नहीं कराया, और आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका आंसर 44। दोस्तों देखिए अभी भी हमारा आंसर क्या है, 44 ही आया है। तो इस केस में, और वॉइड जब हमने वॉइड लेके किया है, हम पहले इंटीजर केस में करके रिटर्न करा रहे थे, तो दोनों केस में हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बट दोस्तों जैसे हमने अभी प्रोग्राम जब हम समझ रहे थे, हमने एनसीआर कैलकुलेट किया था, उस प्रोग्राम में क्या है, वहाँ पे रिटर्न करवाना हमारी ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों हमें फैक्टोरियल नहीं चाहिए। हमें एक्चुअली में करना क्या है, हमें 7c3 कैलकुलेट करना है, तो हमें 7 का फैक्टोरियल चाहिए, 3 का भी फैक्टोरियल चाहिए और 4 का भी फैक्टोरियल चाहिए। उसके बाद हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है, तब रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। तो दोस्तों कई बार तो ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है हमें हर बार रिटर्न कराना है कि नहीं कराना है। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम बिना रिटर्न कराए भी काम करा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम की नीड ऐसी है कि हमें जब रिटर्न कराना पड़ता है, तो उस केस में हम रिटर्न भी करा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोग्रामर के ऊपर, उसको किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है, रिटर्न कराना है कि नहीं कराना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से फंक्शन वर्क करता है और स्कोप का मतलब क्या होता है, कहाँ पे विजिबिलिटी होती है या कहाँ नहीं होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे हम कॉल बाय वैल्यू से हम कैसे कॉल कर सकते हैं और रेफरेंस से कैसे कॉल कर सकते हैं। बट कॉल बाय रेफरेंस के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पॉइंटर की। तो जैसे कि हमने डेटा टाइप्स में समझा था, हम 1 बाय 1 सारे उसी पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। हमने एरे किया, फिर हम फंक्शंस कर रहे हैं, अभी हम पॉइंटर समझेंगे क्योंकि हमें कॉल बाय रेफरेंस में उसकी जरूरत पड़ेगी। और धीरे धीरे फिर स्ट्रिंग और स्ट्रक्ट और यूनियन, इन सब चीज़ को अच्छे से समझ के फिनिश करेंगे इस वीडियो सीरीज़ को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।